हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञान इज मंच। इस सेक्शन में इस वीडियो में हम बात करेंगे द अनइक्विवोकल प्रूफ और ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट बाय हर्शे एंड मार्था चेज इन 1952। जो लास्ट दो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जिसने ये 100% प्रूव कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल कुछ और नहीं डीएनए ही है, वो था ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट by Hershey Chase. The experiment was performed in 1952. तो चलिए बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो 1952 में क्या किया गया था, परफॉर्म किया गया था, किस तरीके से परफॉर्म किया था। इस प्रोसेस को जो एक्सपेरिमेंट था जिसकी हेल्प से किया गया था वो था रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक मेथड को इस्तेमाल करते हुए क्या किया गया था, ट्रांसडक्शन किया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने T2 फेज और वायरुलेंट फेज को यूज़ किया है, जो कि एक पैरासाइट है किसके ऊपर, इकोलाई के अंदर, एंड उसकी बॉडी को ही यूज़ करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, एज अ लिविंग सेल और अपने आप को ग्रोथ करने के लिए। तो जो एक्सपेरिमेंट था हर्शे चेज का, उन्होंने किस पे परफॉर्म किया था, T2 फेज पे, जो कि वायरुलेंट फेज भी बोल सकते हैं, पैरासाइटिक नेचर का है, इकोलाई के ऊपर ग्रो करता है, उसके अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस के दो मेथड्स हैं बैक्टीरियोफेजिस के अंदर, एक तो लाइटिक साइकिल होता है और एक लाइसोजेनिक साइकिल होता है। तो ज़्यादा आपके कोर्स के अंदर नहीं है, तो इतना जानिए कि लाइटिक साइकिल के अंदर T2 फेज क्या होता है, वायरुलेंट होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद तुरंत ही क्या कर देता है, होस्ट सेल को लाइस कर देता है और सारे जो आपके फेजेस हैं वो बाहर आ जाते हैं। जबकि लाइसोजेनिक के अंदर ऐसा नहीं होता, जो लैम्डा के अंदर हम देखते हैं, ठीक है, टेम्परेट फेज के नाम से भी जाना जाता है इसे। उनमें मल्टीप्लिकेशन जो होगा, क्या होगा, पहले तो वो अंदर जाएगा, फिर शॉर्टर ड्यूरेशन तक वहाँ पे रुकेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, देन लाइसिस करेगा, तब बाहर आएगा। लाइटिक के अंदर जाते ही क्या करेगा, ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन करके लाइसिस करके बाहर आ जाएगा। लाइसोजेनिक के अंदर जाएगा, कुछ समय तक वहाँ रहेगा, उसके बाद क्या करेगा, ग्रोथ करेगा और देन लाइसिस करके बाहर आएगा। तो दो मेथड से हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, T2 फेज पे। तो T2 फेज के अंदर कौन सा मेथड होता है, लाइटिक साइकिल होता है उसके अंदर परफॉर्म। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं उनके टेडपोल स्ट्रक्चर होता है। टेडपोल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा सर होता है और फिर क्या होता है, पैर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है, जो वायरसेस होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका क्या, जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो सकता है, चाहे आरएनए हो सकता है, व्हाटएवर। और दूसरा होता है एक प्रोटीन का कोट, ठीक है, एक प्रोटीन का कोट, और एक होता है क्या उसके अंदर, डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल। इन दोनों की हम बात करेंगे। जैसे डायग्राम आपके सामने है, आप देख सकते हो, प्रोटीन कोट जो है वो प्रोटीन से बनेगा, और जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर आप देख रहे हो कि वो क्या होगा, डीएनए या आरएनए हो सकता है। जबकि हम बात करें इसके अंदर क्या होगा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होगा। डायग्राम आप देख सकते हो, हेड है, उसके नीचे एक कॉलर है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, एक बेस प्लेट आपको दिख रहा है, डायग्राम में मैंने मेंशन किया हुआ है बेस प्लेट, और फिर टेल फाइबर्स, फिर उनके जो पैर निकले हुए हैं, वो पैर के एंड पे आप देखोगे तो क्या है, आयरन आयंस, ठीक है, वहाँ पे कुछ हैं जो क्या करते हैं, उनको बाइंड करने में हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल के साथ, और शॉर्ट टेल्स। तो डायग्राम है आपके, ये आप इसको देख सकते हो। हम बात करें कि एक्सपेरिमेंट का बेसिस क्या था, प्रिंसिपल क्या था, चलिए देखते हैं। कि जब हमने बात की कि जो आपका प्रोटीन कोट था, प्रोटीन कोट किससे बना, प्रोटीन से। प्रोटीन किससे बना, एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड किससे बने हैं, तो अलग अलग कंपाउंड्स भी हैं जिसमें एक सल्फर भी है। तो सिंपली अगर बात करूँ तो सिस्टीन और मिथियोनिन दो ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जिनमें क्या होता है, सल्फर होता है। तो अगर हम बोले कि इनडायरेक्टली अगर आप मीडियम में मान लीजिए H35 जो देते हो, कैसा हो जाए, रेडियो एक्टिव नेचर का दे दो। कैसा दे दो, रेडियो एक्टिव नेचर का। तो अगर सल्फर H35 है, वहाँ पे रेडियो एक्टिव है, तो आगे चल के उनसे जो अमीनो एसिड बनेंगे वो भी रेडियो एक्टिव हो जाएंगे, उनसे जो प्रोटीन बनेगा वो भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा, और उससे जो कोट बनेगा वो भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने H35 यूज़ किया तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, उसका जो प्रोटीन कोट है वो कैसे कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव नेचर का हो जाएगा। अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल डीएनए की, तो डीएनए के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आपने डिटेल अगर पढ़ा होगा तो उसके अंदर एक फॉस्फोरस कंटेंट होता है। तो अगर आपने क्या किया, मीडियम का जो फॉस्फोरस है उसको क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया P32,
तो उस फॉस्फोरस की वजह से जो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, जो उसमें फॉस्फोरस लगेगा, उसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड भी कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। और उसकी वजह से जो न्यूक्लियोटाइड का चेन बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा, वो भी कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दो अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया गया है, दो पैरेलल एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जिसमें S35 को लेके क्या किया गया, मीडियम देके उस बैक्टीरिया को, ठीक है, उस वायरस को उस मीडियम पे देके बैक्टीरिया के साथ ग्रो करवा के फिर हमने ऐसे बहुत सारे वायरसेस बना लिए जो कैसा होगा, प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव नेचर के साथ होगा, पर जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, नॉर्मल होगा। दूसरे पैरेलल एक्सपेरिमेंट के जो था, इसमें आपने P32 जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज़ किया था, उसके केस में जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव, जबकि प्रोटीन कोड कैसा होगा, नॉर्मल होगा। तो हमने यहाँ पे दो तरीके के क्या बनाए, फेजेस बनाए। एक फेज जिसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है, जिसमें सल्फर 35 था, और दूसरा फेज जिसमें क्या था, फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था, जिसकी वजह से उसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। दो पैरेलल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने दो जनरेट किए, एक ऐसा बैक्टीरियोफेज या ऐसा T2 फेज जो क्या करता है, जिसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव हो, और दूसरा जिसका क्या रेडियो एक्टिव हो, डीएनए रेडियो एक्टिव। अब हमने दो फेजेस तैयार कर लिए, और ये दोनों फेजेस को हम फिर से दो पैरेलल एक्सपेरिमेंट के साथ क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है इन्फेक्शन, देन ब्लेंडिंग, देन सेंट्रीफ्यूगेशन। 3 स्टेजेस में क्या होंगे, एक्सपेरिमेंट होंगे आपके। आपने जो फेजेस बनाए उन फेजेस को क्या करोगे, इकोलाई के साथ क्या करने दोगे, ग्रोथ करने दोगे, ठीक है। इकोलाई को बैक्टीरियोफेज जो T2 फेज है उसको क्या करने दोगे, पैरासाइटिक बिहेवियर शो करने दोगे इकोलाई के साथ। 3 फेज होंगे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन फर्स्ट स्टेज है, जिसमें P35 या जो आपके S35 या जो P32 है वो बैक्टीरियल सेल पे जाके क्या करेगा, अपने आप को ज्वाइन करेगा। तो मैंने जैसे बताया था कि आयरन टेल्स हैं, वो उनको क्या करते हैं, उनके जो एंड पे आयरन्स Fe आयंस होते हैं वो उनके बाइंड करने में हेल्प करता है। तो क्या होगा, बैक्टीरियोफेज जाएगा, ठीक है, दोनों जो बैक्टीरिया, दो पैरेलल एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं उन पे। बैक्टीरियोफेज जाने के बाद क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करेगा, और फिर उसमें क्या होगी, बैठ जाएगा। स्टेबल होने के बाद वो क्या करता है, अपनी बॉडी को किसके कांटेक्ट में लाता है, बैक्टीरियल सरफेस के कांटेक्ट में लाता है। बैक्टीरियल सरफेस के कांटेक्ट में आते ही क्या होता है, उनके बीचों बीच क्या होता है, टेल ट्यूब होता है। वो टेल ट्यूब क्या होता है, धीरे से उनसे बाहर निकलता है और बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ क्या करता है, एंटर कर जाता है। ये था इन्फेक्शन। इन्फेक्शन फेज में क्या होने वाला है, बैक्टीरिया आएगा, इकोलाई पे स्टेबल होगा। स्टेबल होने के बाद क्या करेगा, उसके बाद अपने पैर मुड़ेगा, फिर उसका जो बेस प्लेट है वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, आपके सरफेस पे बैक्टीरिया के, और फिर उससे क्या होगा, आपके टेल निकलेंगे, टेल ट्यूब, और टेल ट्यूब एंटर करते पेनिट्रेट करते हुए कहाँ पहुँचेगा, साइटोप्लाज्म तक। और फिर क्या करेगा, वो बैक्टीरियोफेजेस अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर देता है, वो इंट्रोड्यूस कर देता है इसके अंदर। ये था इन्फेक्शन। जो बाकी बची बॉडी रह गई उसको हम कहते हैं क्या, फेज गोस्ट। जो प्रोटीन कोड बाहर की ओर रह रहा है उसको कहते हैं हम क्या, फेज गोस्ट। अब इतना होने के बाद हम दूसरा फेज क्या करते हैं, इन्फेक्शन कंप्लीट होने के बाद ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देख रहे थे दोनों में अलग अलग कंपोनेंट क्या थे, रेडियो एक्टिव थे। अगर बैक्टीरिया और जो फेज गोस्ट जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन के साथ था, अगर वो अटैच रहेगा तो भी रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा। इस वजह से ब्लेंडिंग करने की वजह से जो बैक्टीरियोफेज या जो वहाँ पे गोस्ट था वो सेपरेट हो जाता है, और दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, सेपरेट ही रहेंगे। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम थे कि वो साथ साथ रहेंगे तो रेडियो एक्टिव दिखाएंगे, वो चीज़ प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्व हो जाती है। तो ब्लेंडिंग करने की वजह से दोनों चीज़ें क्या हो गई, सेपरेट हो गई। एंड थर्ड स्टेप होता है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें आप क्या करते हो, उसको अच्छे से सेंट्रीफ्यूज करते हो। और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद यहाँ पे दो डिफरेंट कंपोनेंट बनते हैं, जो आपके टेस्ट ट्यूब होते हैं, एपेंडोर्फ टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर दो कंपोनेंट बनते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाला जो कंपोनेंट है हम उसके कहते हैं कि सुपरनेटेंट, और जो बॉटम पे सेटल होता है वो कहलाता है पैलेट। तो दोनों एक्सपेरिमेंट पैरेलल चल रहे थे, सब में हमने वही काम किया, दोनों में इन्फेक्शन करवाया, दोनों में ब्लेंडिंग करवाई, दोनों में सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। और दो तरीके के ट्यूब्स आपके अवेलेबल हैं, दोनों में दो पार्ट बनेंगे, एक में क्या होगा सुपरनेटेंट, एक और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका पैलेट, दूसरे में भी सुपरनेटेंट और पैलेट। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि दोनों में से रेडियो एक्टिव कौन दिख रहा है।
तो हम देखते हैं कि जिसमें S35 था, जिसमें प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव था, हम देखते हैं कि वो कहाँ पाया जा रहा है, सुपरनेटेंट के अंदर। तो जो S35 वाला था उसमें रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व होता है किसमें, सुपरनेटेंट में, जबकि पैलेट जो बॉटम में होता है उसमें किसी तरीके की रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है। इस केस में आपको पता था कि रेडियो एक्टिव कौन था, डीएनए, सॉरी प्रोटीन कोड। और क्या नहीं रेडियो एक्टिव था, आपका जेनेटिक मटेरियल। तो सेल के अंदर प्रोटीन अगर जाता है तो सेल जो होता है बैक्टीरियल सेल वो भी रेडियो एक्टिव होना चाहिए था, पर यहाँ बैक्टीरियल सेल तो रेडियो एक्टिव था नहीं। रेडियो एक्टिव कौन रहा, जो फेज गोस्ट बच गया था बाहर, तो वो। तो फर्स्ट केस में जिसमें सल्फर 35 था उसमें आप देख रहे हो कि रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट पाए जा रहे हैं, और पैलेट जो होता है उसमें नॉन रेडियो एक्टिविटी है। और जो जिसमें फॉस्फोरस था, आप देखते हो कि प्रोटीन कोड कैसा था, उसका नॉर्मल था, और रेडियो एक्टिव कौन सा था, जेनेटिक मटेरियल था। आप देखते हो कि पैलेट जिसके अंदर क्या होते हैं आपके बैक्टीरियल सेल्स हैं, तो उस बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको रेडियो एक्टिविटी दिख रहा है, पर किसके अंदर नहीं दिख रहा है, जो आपके सुपरनेटेंट बाहर ऊपर रह गए हैं उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हो कि क्या था जो फेज से बैक्टीरियल सेल के अंदर गया। प्रोटीन था नहीं, प्रोटीन नहीं था, प्रोटीन तो बाहर ही रह गया, पर फेज से बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या गया, डीएनए गया। फर्स्ट केस में देखो डीएनए नॉन रेडियोएक्टिव था तो बैक्टीरियल सेल भी नॉन रेडियोएक्टिव दिखा। सेकेंड केस में डीएनए रेडियोएक्टिव था तो बैक्टीरियल सेल जो पैलेट में प्रेजेंट था वो भी रेडियोएक्टिव दिखा। जस्ट अपोजिट वहाँ जैसे आपने देखा रेडियो जो प्रोटीन कोड था रेडियो एक्टिव जो कि अंदर नहीं गया था, जो सुपरनेटेंट का पार्ट था, तो रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट दिख रहा है जिसमें S35 था, और जिसमें नहीं था वो भी सुपरनेटेंट में ही दिख रहा है आपको। तो कुल मिला के यहाँ जो कंक्लूजन निकला कि द प्रोटीन कोट ऑफ बैक्टीरियोफेज T2 रिमेन आउटसाइड ऑफ दिस सेल and DNA get entered in the cell because radioactivity of S35 protein obtained in supernatant and radioactivity of P32 obtained in pellet, DNA which is entering in cell forms new viruses, thus DNA is genetic material. इन सारे एक्सपेरिमेंट को देखते हुए एक फाइनल कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर पास हो रहा है, और उसी बैक्टीरिया के अंदर वो रेप्लिकेट के फिर से न्यू फेजेस बनाएंगे, तो वो था क्या, डीएनए। और यहाँ से अनइक्विवोकल प्रूफ के थ्रू हमें कंफर्मेशन मिलता है कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। ये था आपका ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट बाय हर्शे चेज। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।